जान प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका जेएसके क्लासेस 2.0 की इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन एवं उपयोग का चौथा लेक्चर। इनसे पहले हम 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं और 3 लेक्चर में हमने देख चुके थे जो संसाधन क्या होते हैं, संसाधन का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया गया है और उन वर्गीकरण के आधार पर कौन कौन से संसाधन होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या सब होती है, सारी डिटेल चर्चा हमने कर चुके थे। तो आज उनसे हम आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं और जानते हैं संसाधन नियोजन, संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास की अवधारणा क्या है। तो आज की क्लास होगा, तो आज की क्लास में मात्र 3 बातों पर चर्चा करेंगे, संसाधन नियोजन, संसाधन का संरक्षण और सतत विकास की अवधारणा, जिसमें से हमने संसाधन पहले की क्लास में ही देख चुके हैं। तो आज बात करेंगे संसाधन नियोजन। सबसे पहला बात होगा अपना संसाधन नियोजन क्या होता है। तो समझते हैं संसाधन नियोजन। तो उनसे पहले संसाधन नियोजन से पहले हम नियोजन समझते हैं, नियोजन क्या होता है, फिर तो संसाधन लगा देंगे, संसाधन का नियोजन हो जाएगा। तो क्या पहले समझेंगे नियोजन। सबसे पहले क्या समझना होगा, नियोजन। अब नियोजन समझो क्या होता है। यदि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी काम करने के लिए सोचते हैं, तो काम करने के लिए सोचते हैं, यदि कोई भी हम टारगेट लेते हैं तो उनसे पहले हम करते क्या है, तो उनसे पहले हम कुछ नहीं करते हैं, उन कामों के बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं। क्या करते हैं, डिटेल जानकारी लेते, कैसे कैसे काम होगा, क्या हम उसमें जुगाड़ लगेगा, कितना रुपया लगेगा, सारी हम क्या करते हैं, पहले डिटेल उसकी निचोड़ जानकारी ले लेते हैं। जब डिटेल जानकारी हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। अब काम इतना सारा कुछ हो गया, तब काम हम करेंगे तो करेंगे कैसे। उदाहरण बस लेते हैं, आप एग्जाम देंगे, मैट्रिक एग्जाम देंगे, इसलिए क्लास को आपने अटेंड कर रहे हैं या इसलिए इस क्लास को क्या करें आप देख रहे हैं। तो मैट्रिक एग्जाम आपको देना है, तो एक काम हो गया मैट्रिक एग्जाम देना, और मैट्रिक एग्जाम देना है तो मैट्रिक एग्जाम देना है और क्लास स्टार्ट कर लेते। इनसे पहले आपने देखे होंगे जो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछेंगे एग्जाम में, कौन कौन सा विषय का परीक्षा होगा, कौन कौन सा विषय पूछा जाएगा और किस विषय में से कितना नंबर का पूछा जाएगा, ये जानकारी ले लिए। जिस प्रकार से जान लें कि इंग्लिश नहीं पूछे, हाँ इंग्लिश एग्जाम तो होते हैं पर इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, तो इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है तो इंग्लिश सुलभ है, इंग्लिश को एकदम आराम से बगल में रख दो, क्योंकि इंग्लिश का नंबर जुड़ता नहीं है तो थोड़ा बहुत हल्का फल्का जानकारी के लिए देखेंगे बाद में कि नहीं देखेंगे। हाँ मैथ्स का नंबर जुड़ता है, मैथ बहुत ही बढ़िया रोल अदा करते हैं, साइंस बढ़िया रोल अदा करते हैं, सामाजिक, हिंदी, संस्कृत, ये सब का नंबर जुड़ता है, सबको डिटेल से पढ़ना है। तो आपने क्या कर दिया, क्लास स्टार्ट कर दिए। तो एग्जाम देने से पहले आपने जानकारी प्राप्त कर लिया जो कौन कौन सी विषय होती हैं, कितना नंबर का किन में से पूछा जाता है। और जब जानकारी आपके पास आ गया तो सबसे पहले क्या किए, जो आपने काम का क्या किए, जो काम आपको करना है उनका क्या ले लिए, तो जानकारी ले लिए। क्या ले लिए, जानकारी ले लिए। जानकारी के बाद अब क्या करेंगे, जानकारी जैसे हो गया, हमें मैथ पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, सामाजिक पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, संस्कृत पूछा जाएगा। अब जान के एकदम आराम से तो बैठेंगे नहीं प्यारे साथियों, आराम से तो नहीं बैठेंगे। तब करना क्या, अब इसका तैयारी करना है। अब क्या करना है, तैयारी करना है। अब क्या करते हैं, तो तैयारी करते हैं, अब योजना बनाते कैसे कैसे तैयारी करना है। तो योजना बना लेते कि एक रूटीन बना ली, फटाफट से 2 घंटा साइंस पढ़ना है, 2 घंटा मैथ पढ़ना है, 1 घंटा हिंदी पढ़ना, आधा घंटा संस्कृत पढ़ना है। इस प्रकार से फटाफट से योजना बना ली और योजना बनाकर ये भी कर ली कितना दिन में हमको कौन सा चैप्टर तक खत्म करना है, ये हो गया। इसके बाद जैसे आपका एग्जाम नजदीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सोचेगा कि हमें और बेहतर करना है, तो क्वेश्चन बुक उठा के लेंगे, अब क्वेश्चन बैंक बनाना स्टार्ट है। गुरु जी जो हमें पढ़ाए हैं इतना साल भर से, तो साल भर से पढ़ाते देखते क्या क्वेश्चन बैंक से बनता है। यदि आप इस प्रकार से पूरा क्या करते, ये आपका योजना हो गया। पहले सिलेबस खत्म कर लेंगे, सिलेबस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव लेकर चलेंगे, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, बाद में जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा फिर हम क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। आपका ये क्या हो गया, ये हो गया योजना। क्या हो गया, योजना हो गया। तो समझ में आया, नियोजन क्या होता है, किसी भी काम को आरंभ करने से पहले उस काम की जानकारी और जानकारी के बाद उसको योजना बनाने, किस प्रकार से उस काम को डील करना है, यही दोनों को सम्मिलित रूप क्या कहलाते हैं, संसाधन नियोजन कहलाता है, सॉरी नियोजन कहलाता है। तो किसी भी काम को करने से पहले उन कामों की जानकारी और उनका योजना बनाना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो अब आपने कहा है संसाधन नियोजन।
क्या आता है? तो संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन हम किस प्रकार से देखेंगे? संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब संसाधन का उपयोग करेंगे, जिस प्रकार से बात करते हैं गैस है, जिस प्रकार से क्या है? गैस है, गैस को छोड़ दो, जिस प्रकार से पानी है, तो पानी है, तो पानी को किस प्रकार से हम उपयोग करेंगे ताकि भविष्य में आने वाले जो संतान है उन संतान के लिए भी पानी बचा रहे। कोयला है, कोयला संसाधन है, पर है ना, तो कोयला संसाधन है, तो कोयला को हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे कि आने वाले भविष्य में जो संतान है, आने वाले भविष्य में जो पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन बचे रहे। इस प्रकार से अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उपयोग करना, ज्यादा से ज्यादा खत्म ना हो पाए, ज्यादा से ज्यादा नष्ट ना हो पाए और अधिक से अधिक हमें फायदा मिले, इन सारे व्यवस्था को, इन्हीं को तो हम संसाधन नियोजन कहते हैं। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संसाधन नियोजन कहलाता है। क्लियर हो गया संसाधन नियोजन। संसाधन, इसमें कुछ हमको नोट्स पॉइंट्स मिलता है जो कि सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, कोई से इधर उधर नहीं, कुछ भी इधर उधर नहीं होता है, सीधा उठाया ऑब्जेक्टिव में जाकर डाल दिया। अब कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं जरा उन सबको देखते। नोट्स पॉइंट जितना होगा तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव वाला होगा। झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश है जहां खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। तो पूछा जाएगा कहां कहां, निम्नलिखित में से कहां खनिज और खनिज एवं कोयला का क्या है? पूछा जाएगा। कोयला का प्रचुर भंडार है, तो छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। कोई ऑप्शन हो रहेगा तो टिक कर देना आराम से। जो कोयला का प्रचुर भंडार कहां पे है? तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। बिहार, बिहार चूना पत्थर एवं पायराइट जैसे खनिज में धनी है। तो सीधा पूछा जाएगा जो बिहार निम्नलिखित में से किन खनिज में धनी है? तो किन खनिज में धनी है? तो चूना पत्थर और पायराइट, चूना पत्थर और पायराइट। तो चूना पत्थर और पायराइट में बताओ जो कौन सी राज्य धनी है या किस राज्य में चूना पत्थर या पायराइट अधिक उपलब्ध है? तो वह आ जाएगा अपन प्यारे से बिहार आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन, जल में जो भी जिस प्रकार से मछली हो गया, जल के साथ साथ और भी जो सब भी जल में होता है, तो वह संसाधन क्या है? प्रचुर मात्रा में है। तो जल संसाधन पूछा जाएगा सीधा, जल संसाधन किस राज्य में प्रचुर मात्रा में है या जल संसाधन में कौन सा राज्य धनी है? तो अरुणाचल प्रदेश। चूना पत्थर में कौन सा राज्य धनी होगा? तो अपन बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ किसमें धनी है? तो खनिज एवं कोयला में। किसमें? खनिज एवं कोयला में। लेकिन हाँ, बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान एक ऐसी राज्य है जहां पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तो एकदम ढेर सारा अपार है, लेकिन बात करते हैं जल संसाधन बहुत ही कम है, जल संसाधन में गरीब है। तो ऐसी कौन सी राज्य है जो जल संसाधन में गरीब है, ये जल संसाधन दृष्टि से क्या होते हैं? निर्धन है। तो वह आ जाएगा कौन से राज्य? राजस्थान। लेकिन राजस्थान किस में धनी है? तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में राजस्थान धनी है। ये सब सीधा आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, इसको समझना है, सीधा रट जाओ, इन सबको सीधा रट जाओ। इसके बाद आते हैं संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूपों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। संसाधन नियोजन जो है इनको किन किन रूपों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है ताकि संसाधन हमारे अगले पीढ़ी के लिए या संरक्षित रहे या बचा हुआ रहे। तो पहला आ जाता है यह देश के विभिन्न प्रदेशों में, देश के विभिन्न प्रदेशों, जिस प्रकार से भारत हो गया, इसका अलग अलग प्रदेश मतलब अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो देश है भारत है, तो भारत ऐसा तो नहीं है कि भारत के पूरा को पूरा भारत में कोई संसाधन, सब संसाधन एकदम भरा पड़ा है, नहीं प्यारे साथियों। जिस प्रकार से अभी हमने देखे हैं जो खनिज जल संसाधन अरुणाचल प्रदेश में, कोयला कहाँ पे है? तो झारखंड में है। चूना पत्थर कहाँ पर है? तो अपने बिहार में है। सौर ऊर्जा वाला संसाधन कहाँ पर है? तो ये कहाँ आ गया था? राजस्थान में। इस प्रकार से अलग अलग देशों में संसाधन क्या हो, संसाधन का वितरण अलग अलग है। सभी देशों में संसाधन का सभी क्षेत्रों में संसाधन का वितरण समान रूप से नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में संसाधन की वितरण अलग अलग रूप है। किसी
संसाधन में कोई देश क्या है धनी है तो किसी दूसरे संसाधन वही देश या राज्य क्या है गरीब है। कोई ऐसा देश है जिसमें किसी प्रकार के संसाधन है ही नहीं, कुछ ऐसा देश है जिसमें कोई एक संसाधन की अपार भंडार है। इसलिए हम कहते हैं संसाधन क्या होती है, अनियमित वितरण है। अनियमित वितरण है तो इसका तो पता करना पड़ेगा ना जो किस क्षेत्र में किस संसाधन का वितरण है। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो सर्वेक्षण करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है जो किस क्षेत्र में कौन से संसाधन है। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए तो कुछ टीम निकालना पड़ेगा। तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कराने के लिए क्या कराना होता है, सर्वेक्षण कराना होता है, मतलब भेजना होता है। चेक जाकर करो, जो बताओ बिहार में देखो चेक करो जो कहाँ पर कौन कौन सी संसाधन है, और चेक करके जाते हैं फिर बताते हैं हाँ बिहार में तो फलाना फलाना संसाधन है। जब बिहार पता चल जाते हैं जो किस क्षेत्र में कौन सा संसाधन है, अब मुंह से जाकर बता देगा तो नहीं होगा सुपौल वहां पर फलाना संसाधन नहीं। प्यारे साथियों ऐसे में तो काम नहीं चलेगा, फिर से आकर उसको ढूंढने में बड़ा ही समस्या होगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, जो संसाधन के पता चल जाते हैं तो उनके पास पेन पेपर मिलते हैं, और तो पेन पेपर क्या करते हैं, तो उन्होंने नक्शा तैयार करते हैं। क्या करते हैं, मानचित्र तैयार करते हैं जी यहाँ कहाँ पर कौन से संसाधन है। जिस प्रकार से हम बात करते हैं, एक ले लेते हैं अपन, मान लेते हैं इस प्रकार से कुछ भारत, ऐसे भारत हो गया, ऐसे अपन क्या आ गया, भारत आ गया। तो इस प्रकार से मान लेते हैं भारत आ गया, भारत में यहाँ पर आ जाता है अपन कौन सा चीज, यहाँ पर आ जाता है अपने का बिहार। तो बिहार में हो गया तो यहाँ पर अब इसको क्या करना पड़ता है, जो संकेत करना पड़ेगा। बिहार हो गया, भारत हो गया, तो भारत में पूरा पूरा मतलब सभी संसाधन फैला हुआ नहीं है, तो नहीं फैला हुआ। तो अब यहाँ पर जिस प्रकार से अभी हम चूना पत्थर का बात किए, किसका बात करिए, तो चूना पत्थर का, किसका, चूना पत्थर का। तो चूना पत्थर कहां पर है, तो चूना पत्थर है अपने का जो बिहार में धनी है। तो बिहार में यहाँ पे इस प्रकार से क्या करेगा, भारत की नक्शा बना लेंगे। भारत की नक्शा बनाने के बाद बिहार को इस प्रकार से उन्होंने क्या कर देगा, सेलेक्ट कर देगा, ताकि चूना पत्थर की यदि खोज हुआ तो डायरेक्ट कहाँ आ जाए, बिहार आ जाए। और यदि बिहार में बात कर ले तो इस प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये अपन बिहार है, एक जनरल से बना दिए। और बिहार में मान लेते हैं सुपौल में है, तो मान लेते हैं ये यहाँ पर इस प्रकार से सुपौल है। तो बिहार में सुपौल में है, क्या है, बिहार में यदि सुपौल में है तो सुपौल की इस प्रकार से टिक कर देगा। जो बिहार पहले तो भारत में कहां पर है, तो भारत में कहां पर, बिहार में है, बिहार में कहां पर मान के चलते हैं सुपौल में है, तो सुपौल की इस प्रकार से टिक कर देगा। यदि इसका क्या होगा, खोज में आएगा तो डायरेक्ट अपने जगह पर पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संसाधन का सर्वे करते हैं, मतलब सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण करने के बाद उसका मानचित्र तैयार करते हैं जो कहां पर किस क्षेत्र में है। जैसे मानचित्र तैयार हो जाता है तो मानचित्र तैयार होने के बाद और क्या करते हैं, तब फिर तो मानचित्र तैयार हो गया तो संसाधन का गुणवत्ता का पता करते हैं। जो संसाधन है तो उच्च कैटेगरी का है कि निम्न कैटेगरी का है कि मीडियम क्वालिटी का है, तो उनकी क्या करते हैं, गुणवत्ता की पता करते हैं और मात्रा का पता करते हैं। जो इस क्षेत्र में संसाधन है तो कितना भंडार है। तो सबसे पहला बात क्या करते हैं, तो सबसे पहला बात संसाधन का सर्वेक्षण करते हैं, मतलब जाकर जगह पर चेक करते हैं कि कहां कहां पर संसाधन है। जैसे उन संसाधन का पता चल जाते हैं तो उस चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, या जिला हो, गांव हो, उनका क्या करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं। नक्शा तैयार करने के बाद जहां पर संसाधन, तो उस संसाधन को वहां पर दर्शा दिया जाता है, संसाधन को वहां पर दर्शा दिया जाता है। दर्शाने के बाद फिर उसी संसाधन के क्या करते हैं, गुणवत्ता का पता करते हैं। जो बढ़िया संसाधन है कि मीडियम क्वालिटी का है कि एकदम लोअर क्वालिटी का है, इसका पता करते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, उसकी मात्रा कितना है, 5 क्विंटल है, 10 क्विंटल है, 500 क्विंटल है, कितना है, कितना टन है, उसकी मात्रा को पता करते हैं। वही आधार पर मापन या आकलन किया जाता है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, संसाधन विकास योजनाओं को, संसाधन विकास योजना, संसाधन की विकास, संसाधन विकास योजना को मूर्त मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करते हैं। अब किस प्रकार से उसका बेहतर से बेहतर क्या करते हैं, जो उपयोग किया जा सकता है, इसलिए कौशल, संस्थागत इत्यादि चीज क्या करते हैं, तैयार करते हैं। फिर क्या करते हैं, राष्ट्रीय विकास योजना,
राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के माध्यम से समन्वय स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर समन्वय आ गया, एक बात फिर से क्या गया, तो समन्वय आ गया। समन्वय मतलब उसमें रिलेशन स्थापित करता है। क्या करता है, रिलेशन स्थापित करता है, यानी कि तालमेल स्थापित करता है। किसमें, तो राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना में, दोनों में क्या करता है, तालमेल स्थापित करता है। ये इतना बहुत अधिक से अधिक संसाधन है, इसका कुछ दिन उपयोग कर लो, इसके बाद फिर दूसरा क्या करेंगे, अन्य स्रोत हम उपाय करेंगे, याद दिलाएंगे। ये हो गया अपना कौन चीज, तो संसाधन का। उसके बाद आते हैं संसाधन का संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधन का संरक्षण क्या होता है, संसाधन का तो संरक्षण क्या होता है, संसाधन का संरक्षण हम किसको कहते हैं, संरक्षण मतलब क्या होता है, संरक्षण मतलब क्या होता है, संरक्षण मतलब होता है किसी भी चीज को नष्ट होने से बचाना, नष्ट होने से बचाना, क्या, नष्ट होने से बचाना। कोई भी चीज है उसका संरक्षण मतलब उसे नष्ट होने से, खराब होने से बचा लो, वही तो उसका क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है, सॉरी संरक्षण कहलाता है। कोई भी चीज है उसे नष्ट हो रहा है उसको बचा लो, उसका क्या हो गया, तो संरक्षण हो गया। तो संसाधन का संरक्षण है, तो संसाधन को क्या करते, कम से कम उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, दिमाग से उपयोग करना, ताकि ज्यादा खराब ना हो, लाभ भी अधिक मिल जाए, तो उसी को हम क्या कह देंगे, संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण, नियोजित मतलब बता दिया है, नियोजन अभी बताए है ना, जो उसका उपयोग करने से या काम करने से पहले उनका क्या पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना, और उसके बाद योजना बनाना किस प्रकार से क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। साथ ही इसके साथ में विवेक मतलब बुद्धि का भी उपयोग करना, दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। तो क्लियर हो गया, संसाधन सॉरी संसाधन संरक्षण कहते हैं। तो संसाधन संरक्षण भी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो संसाधनों का नियोजित एवं विवेक पूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। या इसी को और परिभाषा कर सकता है, संसाधनों का कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना और नष्ट होने से बचाना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण मतलब नष्ट होने से बचाना, सीधा समझ जाओ, संरक्षण मतलब नष्ट होने से बचाना, खराब होने से बचाना। तो संसाधन का संरक्षण है, तो संसाधनों को खराब होने से, नष्ट होने से, विकार होने से बचा लेना ही क्या कहलाता है, तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्लियर, संसाधन संरक्षण। जानते हैं संसाधनों का संरक्षण के संदर्भ में कुछ महान चिंतकों सबने, जिसको संसाधन खत्म हो जाएगी इन बातों का डर होते थे, इन बातों का एकदम चिंता सताए जाते थे, उन सब ने, जैसे की बात करते हैं महान चिंतक महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक है, मतलब कुछ उसका कहना है। जिस प्रकार से हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, पूछा जाएगा सीधा ऑब्जेक्टिव में, किसने कहा था कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आंसर होगा महात्मा गांधी। किसका यह प्रसंग है, ये किनके द्वारा कहा कि किसने बताए थे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, तो महात्मा गांधी। सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया यहाँ से, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, किसने कहे थे, तो महात्मा गांधी ने कहे थे। क्लियर हुआ। इसके बाद मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान आगे पढ़ेंगे हम, नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन ये पढ़ेंगे, फिर हम चिपको आंदोलन भी पढ़ेंगे, एवं संदीप पांडेय द्वारा वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत ही सराहनीय है। मतलब ये सब जो व्यक्ति है, महात्मा गांधी हो गया, मेघा पाटकर हो गया, सुंदरलाल बहुगुणा हो गया, संदीप पांडेय हो गया, ये सब संसाधन को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा प्रयास किया, बहुत बड़ा प्रयास क्या मेघा पाटकर साहब, नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा नदी पर क्या हो रही है, थोड़ी सी झलक दे देते हैं, आएंगे फिर तो वहां पर हम चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा, नर्मदा बचाओ अभियान क्या है, नर्मदा आंदोलन क्या है, हम डिटेल चर्चा करेंगे, अभी झलक ले लेते हैं। मेघा पाटकर साहब ने क्या किए,
जब नर्मदा नदी पर बांध बनाए जा रहे थे, जब बांध बनेगा, जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से बात करते हैं, ये क्या है, ये नदी है, क्या है, ये नदी है, ये नदी है, नदी इसमें क्या होती है, पानी बह रही है, नदी है तो इसमें क्या बहेंगे, तो पानी बहेंगे, जो पानी बहेंगे इस पर जो बांध बनाए जाएंगे, यदि बांध नहीं रहेगा तो पानी एकदम जहां तर पांतर जहां मन होगा वहां चला जाएगा। लेकिन बात करते हैं, जब इस पर क्या करेंगे, बांध बना देंगे, तो बांध बना देंगे तो बताओ अभी जो है बांध तो नहीं बना हो, जब अभी बांध नहीं बना होगा तो यहाँ पर क्या है, पौधा सब उगा होगा, क्या होगा, पौधा सब उगा होगा, जब पौधा सब उगा होगा, जब बांध बनाएंगे यहाँ पर तो मिट्टी आ जाएगा, तो मिट्टी आ जाएगा तो बताओ यहाँ पर पौधा रहेगा, तो पौधा नहीं रहेगा। जब मिट्टी यहाँ पर देंगे तो कहीं से तो उठा कर, मान चलो यहाँ की मिट्टी है, यहाँ को उठाकर यहाँ पर देंगे तब तो यहाँ पर बांध बनेगा, तो मिट्टी काट रहा है, जहां पर बांध बन वहां पर पेड़ पौधा नष्ट हो रहा है, यानी कि संसाधन खत्म हो रहा है। इसलिए मेघा पाटकर साहब ने क्या किया, जहां आंदोलन क्या कहा कि हल्ला बोल, क्या कह दिया, हल्ला बोल, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या करते हैं, चिपको आंदोलन किए थे। अब चिपको आंदोलन क्यों किए थे, कि सुंदरलाल बहुगुणा के समय काल में क्या हुआ था, राजा के कुछ सिपाही आए थे, वह क्या किया था, पेड़ काटने लगा था, क्या किए थे, पेड़ काटने लगे थे, और सुंदरलाल बहुगुणा ने को बहुत ही खराब लगा, जो पेड़ काटे तो संसाधन है, इससे हमें ऑक्सीजन मिलते, इससे हमें फल मिलते, इससे हमें क्या होते हैं, फर्नीचर के लकड़ियां मिलते, इससे हमें औषधियां मिलते हैं, जब इसको काट देगा तो फिर हमें हमको ये सब चीज प्राप्त कहां से होगा, तो उनको बहुत ही खराब लगा, और उन्होंने क्या करते, कुछ जनजाति को अपने साथ लिया, कहा कि चलो एकदम पेड़ पौधा काटने से बचाना है, पौधा को काटने के लिए, पौधा काटने से मना करना है, तो जाकर उन्होंने क्या कर लिया, चिपको आंदोलन का, चिपको आंदोलन क्या होता है हम डिटेल जाकर। उसके बाद आता है संदीप पांड्य, संदीप पांड्य ने बताए थे, जो वर्षा जल संचयन, वर्षा होती है ना, वर्षा जल को संचित रखो, या तो गड्ढा खूंद के रख दो, या छत में टैंक बना दो, या भूमि के अंदर टैंक बना दो, किसी प्रकार से उस जल को क्या करो, संचित करो, संचित करने के बाद हो सकता है तो शुद्ध करके उसको पी भी लो, यदि नहीं होते हैं तो कम से कम जमीन तो पटा सकता है, यदि भूमि को पटाते हैं ना, अभी खेती करते तो पटाते हैं ना, तो पटाते हैं तो पानी कहाँ से लाते हैं, तो पानी तो लाते हैं हम कहाँ से, भूमि के अंदर से, भूमि के अंदर से लाते हैं, तो भूम जल स्तर क्या होते, धीरे 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 घटते जाते, भूम जल स्तर धीरे 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 क्या होते हैं, घटते जाते। यदि हम वर्षा जल को संचित कर लेते, किसी गड्ढा में हम उसको क्या करते, जमा कर लेते हैं, और जब हमें सिंचाई करने के समय आएगा तो हम उसी पानी को क्या कर देंगे, खेत में सिंचाई कर देंगे, तो बताओ भूम जल बचेगा, तो भूम जल बचेगा। तो संसाधन संरक्षण के बारे में, वर्षा जल संचयन कर भूमि का विस्तार, या क्या सकते, भूमि की सिंचाई के बारे में किसने कहे था, किसने कहे थे, तो संदीप पांड्य ने कहे थे। तो इन सभी का बात क्या है, सराहनीय है, मानने योग्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस संदर्भ में, तो संसाधन संरक्षण के संदर्भ में, क्लियर। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने बताए थे, कौन बताए थे, तो महात्मा गांधी जी ने बताए थे, जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्यधिक तकनीक का शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के लिए तीव्र ह्रास के लिए मजबूर कर देते हैं। तो मनुष्य की जो है लालची प्रवृत्ति है। अब लालची प्रवृत्ति किस प्रकार से, एक घर रहने के लिए है, उसको लगते हैं कि यदि कोई गेस्ट आएंगे तो फिर वो कहाँ पर रहेंगे, एक घर और बना दे, एक घर और बना दो, तो एक घर बनाने में कितना संसाधन को नुकसान होता है पूछो ही मत। अब घर बनाएंगे तो उसमें लकड़ी की आवश्यकता, उसमें ईंट की आवश्यकता होगा, उसमें सीमेंट की आवश्यकता होगा, ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब तो संसाधन को नष्ट करके ही बनाए जाते हैं। तो मानव की क्या हो, तो स्वार्थी हो गया, लालची प्रवृत्ति हो गया, लालची किसी चीज पर क्या होता है, पसंद, ये लेना है, ऐसे करना है, तो लालची प्रवृत्ति, ये सब क्या होते हैं, संसाधन को तीव्र ह्रास के लिए, मतलब संसाधनों को जल्दी जल्दी खत्म करने क्या होते हैं, मजबूर कर देते हैं। जैसे मान के चलो एक घर बनाए, उसमें क्या होते हैं, गेट लगाना है, उसके बाद खिड़की लगाना है, वगैरह वगैरह करना हो, उसमें क्या करते हैं, बेड लगाना है, तो उसमें कुर्सी लगाना है, तो वगैरह वगैरह मान लेते हैं, दो पौधा को काटना पड़ा, दो वृक्ष को काटना पड़ा। इसी प्रकार से दिमाग चलते हैं, 10 घर बना लिया, तो एक में यदि 2 लग रहा है तो 10 में कितना, 20 पौधा काटना पड़ेगा, और 20 पौधा काटेंगे तो बताओ क्या संसाधन की तीव्र ह्रास होगा कि निम्न ह्रास होगा, तो संसाधन के तीव्र ह्रास होगा। किसने कहा थे, तो महात्मा गांधी जैसे अनेक सारे ढेर सारे आदमी बताए थे, जो क्या थे, संसाधन का शुभ चिंतक थे। महात्मा गांधी द्वारा
गांधी जी ने मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। ये भी सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो महात्मा गांधी किसके विरोधी थे? तो मशीन द्वारा उत्पादन का घोर विरोधी थे। अब मशीन द्वारा उत्पादन को घोर विरोधी क्यों थे? क्यों मशीन द्वारा उत्पादन घोर विरोधी? इसलिए महात्मा गांधी थे क्योंकि मशीन से बताओ कम काम होता है कि ज्यादा काम होता है? तो प्यारे साथियों, मशीन से ज्यादा काम होता है। जब ज्यादा काम होगा मशीन से, तो संसाधन उतना ज्यादा खत्म होगा, और उतना ज्यादा खत्म होगा तो फिर संसाधन की तिर्भास होगा, और साथ ही साथ मजदूर जो होगा उसको मजदूरी कम मिलेगा, लोग बेरोजगार होंगे, संसाधन अधिक खत्म होगा। इसलिए महात्मा गांधी ने मशीन के उत्पादन का घोर विरोधी थे। गांधी जी बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादों के उत्पादन के समर्थक थे। तो महात्मा गांधी जी कहते या गांधी जी कहते थे जन समुदाय मतलब लोग काम करो अधिक से अधिक। क्या करो? मशीन का यूज नहीं करो, मशीन की जगह पर लोग काम करो। यदि लोग काम करेंगे तो इससे हमें दो फायदा होगा। यदि क्या करते हैं, जन समुदाय मतलब लोग काम करते हैं। यदि मान के चलते हैं कोई रोड बन रहा है, मान लेते हैं जो यहां से यहां तक कोई क्या बन रहा है, रोड बन रहा है, तो यहां से यहां तक रोड बन रहे हैं। यहां से मान लेते हैं जो 5 किलोमीटर का रोड है, कितना का? 5 किलोमीटर का रोड है, तो यहाँ पर एक जेसीबी यदि दे दे तो एक जेसीबी 3 से 4 रोज में, 5 किलोमीटर का है ना, तो 3 से 4 में मान लेते 10 रोज में है। कितना? 10 रोज में ही मान लेते हैं यह मिट्टी देकर एकदम पूरा काम फिनिश कर देंगे। एक जेसीबी 10 रोज में 5 किलोमीटर तक आराम से मिट्टी को देकर रोड फिनिश कर देंगे। लेकिन यहीं पर बात करते हैं 10 मजदूर को दे देते, क्या कर देते हैं? 10 मजदूर को दे देते हैं। तो 10 मजदूर बताओ 2 माह में भी कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। तो यदि यह 10 मजदूर काम कर, यदि यहाँ पर 200 500 मजदूर भी लगा दे तो 2 3 4 6 माह ले लेंगे। तो 6 माह ले लेंगे, संसाधन कम खत्म हो रहा है, साथ ही साथ मजदूर को क्या हो रहा है? मजदूरी भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। तो इसलिए महात्मा गांधी जन समुदाय द्वारा उत्पादों का समर्थन थे, क्योंकि संसाधन तेजी से खत्म नहीं होगा, संसाधन धीरे धीरे खत्म होगा, जिसके कारण लास्टिंग अधिक करेगा, और साथ ही साथ क्या होगा? मजदूर को बेरोजगारी नहीं, उसको रोजगार मिल जाएगा, उनका पेट भी चलेगा, संसाधन भी बचा रहेगा। इसलिए महात्मा गांधी जन समुदाय द्वारा उत्पादों का समर्थक थे, और क्या हुआ? जो मशीन द्वारा उत्पादन थे उसका घोर विरोधी थे। समझ में आ गया? यहां तक में समस्या है? नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन डाकू की अर्थव्यवस्था कहलाती है। डाकू की अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? तकनीक एवं शोषणात्मक दोहन। डाकू क्या करते हैं? आते हैं तो एकदम धाए पता काट खोटी के तुम निकल जाते हैं। बस इसी प्रकार से मानव की तकनीक जो है, जिस प्रकार से जेसीबी लाए एकदम 2 घंटा में उखाड़ पुखाड़ के चल गए, 2 घंटा में उखाड़ पुखाड़ के चल गए, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाकू अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? डाकू अर्थव्यवस्था कहते हैं। पर्यावरण के संरक्षण हेतु पर्यावरण किस प्रकार से बचा रहेगा, पर्यावरण नष्ट नहीं होगा, पर्यावरण को कोई इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए क्या होते हैं? सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ। तो पूछा जाएगा विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 1972 ईस्वी हुआ। कहां पर हुआ? तो स्टॉकहोम में हुआ। और इसी सम्मेलन यानी कि स्टॉकहोम में जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन के तहत प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहां से 2 क्वेश्चन फिक्स हुआ, एक ये और एक ये। तो यहां पर एक आ जाता है विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। डाकू की अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? तो तकनीक और शोषणात्मक दोहन की प्रवृत्ति डाकू की अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो यहां से इस पेज से 3 क्वेश्चन पक्का होता है। इस पेज से 3 क्वेश्चन पक्का होता है। डाकू की अर्थव्यवस्था, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ, और यहां से हो सकता है तो एक और कहां हुआ, और साथ ही साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। यहां तक समझ में आ गया?
यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक में किसी को समस्या है? तो उम्मीद है कि यहाँ तक समस्या किसी प्रकार से नहीं होगा। रहने देते हैं आज की क्लास यहीं तक। संसाधन संरक्षण हेतु तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन, इसकी चर्चा कर लेंगे हम अगली क्लास में। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट्स जरूर कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।